ओके सो लेट्स बिगिन। आज हम जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को इन जनरल जो है वो एनालाइज करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की जो एक स्टेट है वो देखी है। और आपने देखा है लास्ट टाइम लिथियम से के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ भी हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ठीक है, तो अभी लेट्स से अगर आप लिथियम से भी ऊपर जाना चाहते हैं तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन एनर्जी कैलकुलेशन करें तो जो एरर है वो भी काफी ज्यादा होता जा रहा है। तो अब हमें आज हम डिस्कस करेंगे एक टेक्निक है विच इज मोर जनरल दैट वी कैन सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड एटम, लेकिन उससे भी बढ़कर जो हमारी ग्राउंड जो वेव फंक्शन है स्टेट का वो भी पहले से बेहतर होगा। अभी तक हमने जो हाइड्रोजन बेस्ड वेव फंक्शंस हैं उनकी मदद से अगर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन तो लिखा था, लेकिन जो बेसिस स्टेट्स हैं वो अभी भी हाइड्रोजन टाइप हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस हैं तो जो वेव फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट होता है। सो वी नीड अ वे ऑफ finding a better wave function and better estimate of energies for multi-electron atom. और उसके लिए जो method है, it was actually developed by Harty and then later on was improved by Falk and Slater, और उसको जो है वो हम देखेंगे. This is called now Hartree Falk method. और it's used to solve for energies and wave functions for a multi-electron atom using variation principle. अलबत्ता जो इसकी philosophy है that's very important, क्योंकि that gives you a way of no imagining atoms. तो फर्ज करें आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है, न्यूक्लियस है and then there are a bunch of electrons, right? तो अगर हम हर इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअल पार्टिकल के तौर पे ट्रीट करें तो एक जो तरीका है जो हमने पहले सीखा है परटर्बेशन थ्योरी का कि, और इवन वेरिएशन प्रिंसिपल भी अप्लाई करके, कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल टर्म एंड इंटरेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विद ऑल ऑफ देम। जो हार्टी है उन्होंने ये इमेजिन किया कि इंस्टेड ऑफ दिस पिक्चर लेट्स थिंक ऑफ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस प्रॉब्लम टू अ वन इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम, whereas all other electrons are just contributing to the potential that is impacting that electron. ठीक है, so in a way अगर आप उसकी बात करें श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो this is what we have, right? For a single electron, so we have a potential that is uh, affecting the electron, and we can solve it easily because there is only one spatial coordinate, and this is actually very easy to solve. और अगर ये 1/r हो तो this is just the hydrogen Schrodinger equation, और उसका solution already है। अलबत्ता ज़ाहिर है अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और बाकी सब की वजह से जो पोटेंशियल है वो कंप्यूट कर रहे हैं, तो then the potential is not going to be a simple 1/r thing. It's going to be much more complicated. But that's okay. So still solving this equation for a single electron would be much easier than dealing with all electrons individually. और प्लस उसका जो एडिशनल एडवांटेज होगा, जो हमारी साई की अप्रोक्सीमेशन है, it's going to get much better. So that's why this is called an approximate method, but this is an approximate in such a way that we are dealing we are thinking of the problem as a one electron problem now. और उससे अब उसका तरीका क्या होगा, essentially the method is this, that जो अल्टीमेट जो हमारा रिजल्ट होगा वो ये होगा कि we have, let's say, n electrons. For each we will start with a certain basis function, a guess basis function, and then for each of the electron, क्योंकि इनिशियली तो हमें ये भी नहीं पता कि सब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल क्या, so we will have a guess
for this potential, suppose, and then we will solve this equation, and और जो हर एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वेव फंक्शन और एनर्जी आ रही है, फिर उन वेव फंक्शन की मदद से वी विल कंप्यूट द पोटेंशियल अगेन फॉर ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड देन रीडू. सो अगर आपके पास लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन वी विल कंप्यूट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल 9 अदर इलेक्ट्रॉन and the helium and the nucleus, and compute its wave function and its energy. Then we will take that wave function and the wave function of the last 8 electron to compute another potential for the electron number 2. और उसके लिए जो पोटेंशियल है इक्विवेलेंट वो कंप्यूट करेंगे, और जब वो हो जाएगा देन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन usually numerically now because this is not a simple function, and then we will compute the wave function and energy again, and then for the other electron, and then so we will sweep once over all electrons, और उस प्रोसेस में हमारे पास बेटर एस्टिमेट आ जाएंगे हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के, and then we will do it again, and we will keep doing again and again until we have a convergence of energy and wave function, that after next iteration the individual wave functions don't change and energies don't change. So इसमें हम प्रॉब्लम को रिड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है. We will have more discussion about it later on, but in layman's term we are going to reduce this multi-electron problem into a single electron problem. Albatta jo potential hai, it's now going to be a modified version, and we will do it in a self-consistent way. You'll see what do we mean by that, and of course we will make sure that our wave function is antisymmetric. Actually हार्ट्री ने जब ये मेथड डेवलप किया था 19 आई थिंक 26 या 28 में, उस वक्त जो वेव फंक्शन के एंटीसिमेट्रिक होने का जो है वो कंडीशन अभी डिस्कवर नहीं हुई थी. सो ही जस्ट टुक अ यूजुअल वेव फंक्शन दैट वी टेक विदाउट एंटीसिमेट्राइजेशन, और ही ड्राइव दिस मेथड, एंड लेटर ऑन Fock and Slater they improved this method to make sure that psi is antisymmetric as well, and it resulted another term in this potential. लेकिन हम जो है इस मेथड को शुरू से ही फुली एंटीसिमेट्रिक के तौर पे ट्रीट करेंगे. जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री वाली, उसमें अनफॉर्चुनेटली उसने ये हॉर्टी फॉक मेथड डिस्कस नहीं किया हुआ, बल्कि जस्ट हॉर्टी मेथड डिस्कस किया हुआ है, व्हिच इज एन अप्रोक्सीमेट वर्जन. ठीक, जो पोटेंशियल उसमें एक और टर्म आ जाएगी, असल में जो एक्सचेंज इंटीग्रल्स हैं वो भी आ जाते हैं. अगर साई जो है वो एंटीसिमेट्रिक ना लें, जस्ट लेट्स से अ प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, तो देन वी ओनली गेट द कूलम इंटीग्रल्स, जो पोटेंशियल के अंदर टर्म्स. नहीं, हम देखें, हम उनको इग्नोर नहीं कर रहे, हम आप ये प्रॉब्लम कह रहे हैं. हम इसमें रिड्यूस नहीं कर रहे. ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल है जिसमें हर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको सिर्फ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फील हो रही है और कुछ नहीं फील हो रहा. तो हम इसकी तरफ तो नहीं जा रहे, हम तो इसके केवल जो दूसरे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट मी राइट द टोटल हैमिल्टोनियन. सो हैमिल्टोनियन इज, बाय द वे, मैं लेट्स यूज एटॉमिक यूनिट टू सेव सम टाइम. Atomic units में h bar square is 1, mass is 1, so this is just half del I square minus E electron charge P1 है, so this is Ri sum over I from 1 to n, and plus वन ओवर Rij. सो ये है ना हमारे पास हैमिल्टोनियन. सो हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको रख लें और इसको छोड़ दें.
दैट्स इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। हम ये कह रहे हैं कि आप इस हैमिल्टोनियन को इस हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर दें, रफली स्पीकिंग। दैट्स जस्ट डेल आई एंड देन लेट मी जस्ट राइट सम। सो ये जो बाकी, ये इसमें से भी सिर्फ एक डेल इधर आएगा, बाकी सारे डेल, सारे बाकी 1/r, सारी ये टर्म्स, दे आर जस्ट कमिंग टू दिस v of r. So we're essentially saying that you convert this Hamiltonian to a Hamiltonian like this, and then we have it for each electron. कि जो इसका इम्पैक्ट है उसको इक्विवेलेंटली इसके अंदर शामिल कर लें, पोटेंशियल के अंदर। So potential is not 1/ri, no, it's 1/ri plus something. But or conceptually it's very easy to picture. Let's say you have ये इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर है जो इनकी रिपल्शन है या इससे इंटरेक्शन, वो सारी जो है इक्विवेलेंट पोटेंशियल ही है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी अगर मोशन को देखें तो एक तो इसकी अट्रैक्शन है, दूसरा इन तमाम की रिपल्शन है। तो somehow let's say in some way you are able to add up all of this, that attraction in terms of potential, and add to this, then you have just a potential for this. We have to find a way to find the potential that is due to all of them, and that's actually this artifact method is all about. So we are, और इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, and so on. So we are going to reduce this problem into a problem of this type. And then this would be easier क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करनी होगी एट द एंड, उसमें we wouldn't have to worry about those other terms. अगर से अब ज़ाहिर एक नया प्रॉब्लम आ गया, ज़ाहिर है प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होता, प्रॉब्लम की शक्ल ही चेंज करते हैं ना। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद दिस टर्म, we now have to figure out what is this v. Okay. ये क्या आप कह रही टर्म है? ये काइनेटिक एनर्जी, और ये, हाँ जी, इसमें सब कुछ मुकम्मल, बाकी जो भी पूरा सिस्टम है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इट all of its impact is here. Okay, so this is a problem. Let's now do this reduction. So for that, let me start with this distinction. Let's call break our Hamiltonian into two parts. H1 and H2, where H1 is this with Hi given by, I'm using atomic units where electron charge is 1, 4 pi epsilon is 1, and mass is 1, h bar is 1. So ये हमारा वो हो गया इंडिविजुअल पार्टिकल वाला जो पार्ट है, और जो H2 है, this is the other part. Okay, and for the wave function psi, we have 1 over n square root. Let's call this function u1, u2, all the way to
UN. So U1, U2. So we have this wave function as a slated determinant of n orbitals. अलबत्ता अब ये जो हमारे u orbitals हैं different, they are not hydrogenic orbital anymore. They are actually the orbitals that we also want an equation to compute them. हमें at the end जो हमारा काम है वो एक तो ये जो यूज है इनको भी फाइंड करना और जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की उसको भी फाइंड करना, दोनों काम अब हमने करने हैं. ऑलराइट. सो अच्छा, ये जो हमने स्लेटेड डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखी है इक्वेशन, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/n square root. Symbolically this p, let's say sum of p minus 1 power p, and there is this operator p, u alpha q1 u beta q2 all the way to u gamma qn. So let's actually use this symbol alpha beta वन टू की बजाय ये सिंबल यूज की हुई है. सो दीज आर आवर इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स. और I hope that you can imagine that this is just a sum of n factorial terms. और हर टर्म जो है, लेट्स से पहली टर्म है ये प्रोडक्ट, फिर कोई एक चेंज कर दें यानी दो की वो जगह, जैसे एक टर्म ये है और दिस करस्पॉन्ड्स टू नो परमुटेशन. दिस p इज अ परमुटेशन ऑपरेटर और उसके अंदर जो दूसरी टर्म होगी उसमें लेट्स से यू इंटरचेंज दिस बीटा एंड अल्फा. और चूंकि ये सिंगल इंटरचेंज है, we will have this with minus sign. Then you might change this alpha and gamma. So you do all possible permutations, including odd and even. So odd number of अगर आप दो को इंटरचेंज करते हैं, you might interchange four of them, कि दो किधर ले जाएं दो किधर ले जाएं. उस सूरत में जब ये इवन परमुटेशन होगी ये प्लस साइन होगा और जब ऑड परमुटेशन होगी तो माइनस साइन होगा. सो ये सिंबॉलिकली इसका लिखने का यही मतलब है, you do all possible permutations and then I add those terms. And just to give you an example, एक एग्जांपल आपको अंदाजा ही हमने लास्ट टाइम लिथियम एटम को किया था, हमने देखा था उसमें 6 टर्म्स हमने लिखी थी, उसमें 3 ऑर्बिटल्स थे, राइट. तो इसी तरह कोई जनरल एटम है तो ये उसकी जो सारी पॉसिबल परमुटेशंस है उनको रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज आवर वेव फंक्शन. और बाय द वे हमारे प्रॉब्लम के अंदर these are also unknowns. ये जो individual electronic orbitals हैं, they are unknown. These are also the one that we have to find, and we will use the variational principle to find them and the energies. Okay. At the end हमने जो variation principle है ना वो apply करना है, which is E is equal to the psi, our Hamiltonian psi. Okay. So we have to minimize this energy, and its minimizing is equivalent to finding the wave function where the variation of E is 0, like which we used to call derivative of E is 0, right. So उस तरह से करते हैं ना. और in this function, because the functions itself are unknown, so we will have to write the variation of delta E. We will have to connect the variation in E to the variation in individual functions U, and there are constraints as well. So we want to find these U's subject to the constraint such that we want them to be orthonormal actually. U alpha Qi U beta Qi is equal to
this is what we want. So क्योंकि उससे फिर बाद में हमें आसानी रहेगी whenever we have to work with them, if we impose this condition that our individual orbitals are orthogonal to each other. So we actually want to find these u's in such a way that they're orthogonal, so that this E is minimum, because when E is minimum, that's what that wave function corresponds to. और हमें further जो है वो आगे पता है कि in general the minimum energy corresponds to the ground state energy. But if we make sure that this psi is orthogonal to the ground state wave function, then the minimum energy would corresponds to the first excited state energy. और अगर अब make sure करें कि psi जो है it's orthogonal to the first two states and so on. So using the same method, we can construct the wave functions for higher state as well. But right now we are just concerned with the ground state energy and the ground state functions. All right. So अच्छा, अब हमने ये कंप्यूट करना है, उसके लिए साई जो है वो ये है. तो इट्स बेटर टू डिफाइन another operator and study its property that will help us in computing that integral. So उस purpose के लिए let me write this psi as an operator A acting on some psi, and let me call it psi Hartree, and that is actually just this first part, क्योंकि हार्टरी ने जस्ट ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनका एक प्रोडक्ट ले लिया था, एक ही, जिस तरह हमने आपको याद होगा जब हीलियम एटम पे पहली दफा परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई की थी, तो वी जस्ट टुक द वेव फंक्शन टू बी 1s and 1s, राइट. हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, दैट्स इट. So that type of state is the Hartree state, where A is but it's going to be a little bit more. You might need an n factorial, where A is defined as 1 over n factorial minus 1 EP. So ये जो A operator है, it's basically this permutation operator for all possible permutations. कि अगर आप इसे किसी भी चीज पर लगाते हैं तो it's going to give you a sum of all permutations divided by 1 over n square root. क्योंकि इसमें square root नहीं है, तो when you want to write psi like this, then it's this. So just to let's have an example. अगर फर्ज करें आपका U1 है, U2 है, जब इस पर ये अगर आपकी है कोई स्टेट, अगर आप इस पे लगाते हैं इसको, तो इसका मतलब है पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी हमेशा. This corresponds to no permutation, and no permutation is even, so plus sign, and then the next term is इन दोनों को इंटरचेंज कर दें और साइन आ जाएगा माइनस, राइट. और जो कि दो टर्म्स हैं तो n फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए साइन. अगर इसमें 3 टर्म्स होती तो ये 6 टर्म्स बननी थी और नीचे आना था 6. 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ दिस ए वर्क्स. और आप इसकी एक आध प्रॉपर्टी देख सकते हैं. अगर ये जो स्टेट साई है जिसके ऊपर आपने इस एक्सचेंज ऑपरेटर को अप्लाई करना है, ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा. लेट्स चेक. दिस ए ऑपरेटर,
अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ एक सिमेट्रिक स्टेट पे, सिमेट्रिक स्टेट है, फर्ज करें यही ले लें, U1 Q1 U2 Q2 प्लस U1 Q2 U2 Q1 ओवर 2 स्क्वायर। तो दिस इज अ सिमेट्रिक स्टेट। इस पे ए अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। ये ए इस पे होगा तो वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ था, U1 Q1 U2 Q2 माइनस U1 Q2 U2 Q1। जब इस पे अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक वैसी आ गई और माइनस के साथ दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा U1 Q1 U2 Q2। इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, वो नीचे आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाती है सारी टर्म। जैसे ये देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है, और इन जनरल यू नो दिस कैन बी शोन that if it works, it applies on any symmetric state, it converts it into 0। और अगर फर्ज करें यहाँ पे माइनस साइन होता, लेट्स से दैट दिस इज ऑलरेडी एंटी सिमेट्रिक, तो फिर क्या होना था, इधर माइनस साइन आ जाता था, इधर प्लस साइन आ जाता था। तो ये और ये एक ही चीज है, तो ये -2 हो गया, ये और ये एक ही चीज है, +2 हो गया, 2 कॉमन है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द सेम थिंग। सो ए अप्लाइड टू एन एंटी सिमेट्रिक स्टेट doesn't do anything to it, remains anti symmetric। तो जिसका जनरल मतलब ये है, इफ यू अप्लाई ए टू एनी जनरल स्टेट, और चूंकि कोई भी स्टेट जो है इट कैन बी रिटन एज a sum of an anti-symmetric and a symmetric state, any state can be broken into 2 parts। So when this A applies to any psi, इस पे 0 हो जाएगा और इस पे आ जाएगा A psi is just half। Actually this 2 is not needed, this 2 is already part of the definition। So A इस पे होगा तो 0, इस पे ये psi आ जाएगा। So इसका मतलब है आप A को किसी भी स्टेट पे अप्लाई करें, you can convert into an anti-symmetric state। And ये अप्लाई तो कर सकते हैं ना, वो 0 आ जाएगी, एनी डेट हो जाएगी स्टेट। ओके, और लेट्स सी इट्स commutation with the Hamiltonian operator। अब ये देखें जो आपका H1 है और H2, ये H1 है, ये H2, तो ये दोनों जो है ये इनवेरिएंट है अंडर दी परमुटेशन ऑपरेटर। अगर आप आई जे को इंटरचेंज करते हैं, नथिंग हैपेंस टू दिस, क्योंकि वो मॉड RI J इज इक्वल टू R1 माइनस R2 मॉड है, ठीक है। और इसमें तो दूसरा कोई है ही नहीं है। अगर आप लेट से ये इंडेक्स जो है वो वही, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्योंकि सब में वो सिमेट्रिक है, नथिंग हैपेंस टू दिस एस्पेक्ट, हर इंडेक्स में ये सेम ऑपरेटर है। तो इसका मतलब है कि जो, और चूंकि हैमिल्टोनियन दोनों का सम है, तो जो A है it commutes with H1 and it commutes with H2 because H1 H2 are invariant under permutations। All right, so with this we are now ready to solve our problem, and problem is to solve this equation, variation in E minus this term, variation in the constraints। constraint क्या है, U alpha Qi
u beta 1 is equal to 0. अच्छा, ये आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में या कैलकुलस की क्लास में, वेरिएशनल कैलकुलस में ये चीज देखी है कि नहीं देखी. नॉर्मली ये होता है, टू फाइंड अ मिनिमम ऑफ अ क्वांटिटी इफ इट इज अनकंस्ट्रेन्ड, you just have to, if you want to find the energy minimum, you just have to solve this equation, that the derivative of E with respect to that variable is 0. But if your quantity is constrained by something, then we actually have to multiply the any constraint that we have with uh, with the with any constant, and these constants are at the end have to be found as well. So these are called Lagrange multipliers. So basically you can remember the rule. आप इसका proof किसी calculus की book में देख सकते हैं. Instead of just minimizing this, we have to minimize this minus all constraint multiply variation of all constraint multiplied by a constant. और चूंकि ये इन इंटेग्रल्स ने वो होना है, डेल्टा फंक्शन होना है, तो अच्छा ये तो मैं थोड़ा सा इसको बाद में वो कर लूंगा क्रिस्टल, क्योंकि ये जस्ट इसने असल में डेल्टा अल्फा बीटा के बराबर होना है. एनीवे वी हैव अगर हमारे पास वो है कंस्ट्रेंट्स हैं, अगर n फंक्शंस हैं तो n बाय n कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट. क्योंकि अगर n फंक्शंस हैं तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी n स्क्वायर हो जाएंगे. So we have sum over two things. Let me just see exactly. So let's call it lambda mu, lambda mu, lambda mu. So जितने constraints हैं उनको हमने उतने constants से multiply करके इससे subtract कर लिया. और जो कि उनकी फॉर्म सिमिलर है, मैंने जरा उसको सम की फॉर्म में लिख दिया. So we actually have to solve this equation to find our unknown wave functions and now also the unknown Lagrange multipliers. And we will actually later on see that they correspond to the individual energies of the electron. But right now they're just, some constants of optimization. Okay, so this is the equation that we have to solve. और इसके लिए मुझे एक तो अब पहले एनर्जी कंप्यूट करनी है, फिर उसमें वेरिएशन फाइंड करनी है, और इनकी कंप्यूटेशन तो आसान है. दिस इज जस्ट नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल. So let's get back to finding this E, and E is this. Hamiltonian. So चूंकि इसके दो पार्ट हमने कर दिए हुए हैं, like this. So let's first start from this number because this is the easiest. So psi is since the psi is psi Hartree operated with A, and this is A psi Hartree. So ये psi Hartree वो just single एक combination है. तो जी हाँ, n फैक्टोरियल भी आएगा. ये n फैक्टोरियल इसके साथ स्क्वायर रूट है, इसके साथ स्क्वायर रूट बन जाएगा n फैक्टोरियल. थैंक यू. ओके, अब ये बन जाएगा साई हार्ट्री a स्क्वायर साई हार्ट्री, एंड व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर, अगर ये एक दफा a अप्लाई किया तो वी गेट दिस एंटी सिमेट्रिक, एंड इफ आई अप्लाई दिस a स्क्वायर अगेन आई गेट द सेम थिंग अगेन. क्योंकि किसी भी साई पे once you have applied it and converted it into antisymmetric, you do it again, you get the still the same thing. ठीक है. So in general a square psi does the same thing as a psi does. तो इसका मतलब है a is equal to a square
तो ये जो स्क्वायर है आई कैन कैंसल इट बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड नाउ दिस ए इज नथिंग बट ए की डेफिनेशन लिख देते हैं ए है 1/n स्क्वायर रूट सॉरी 1/n फैक्टोरियल वो इससे कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव दिस सम ओवर p -1 पावर p लाइक दिस राइट। अच्छा अब इसमें आप देखें कि सवाए उस वक्त के व्हेन p has no permutation all other products are going to be zero क्योंकि जब एक भी परमुटेशन हो गई तो Q1 और Q2 आपस में लेट से चेंज हो गए तो जब U1 का U1 के साथ वो होगा प्रोडक्ट सॉरी U1 का U2 के साथ होगा तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि अगर इसको देखें तो दिस इज U1 Q1 U2 Q2 एंड सो ऑन और इसमें अगर तो परमुटेशन नहीं है तो ये भी यही है तो इसका स्क्वायर सबका 1/1 होता जाएगा and we will get 1 but when even there's one permutation so एक भी परमुटेशन होगी तो जो दूसरे वाला है उसका लेट्स हो जाएगा U1 Q2 U2 Q1 आगे वाले सेम है तो जब इस U1 का इस U2 के साथ होगा तो हमने इनको कंस्ट्रेंट किया हुआ कि देयर ऑर्थोगोनल तो U1 U2 जो है वो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा so all terms where a permutation has been applied will give us zero तो ये अकेली टर्म है इसके अंदर n फैक्टोरियल टर्म्स हैं तो इनर प्रोडक्ट में सिर्फ पहली टर्म जो है वो सरवाइव करेगी और वो 1 देगी और बाकी सारी टर्म जो है दे विल गिव 0 so this is 1 which means that this state is indeed normalized हम्म हाँ वो हमने पहले भी चेक किया हुआ हाँ सही कह रहे ओके सो दिस हैज कम आउट टू बी 1 अब ऊपर वाला वैल्यूट करते हैं उसके लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं जो पहली टर्म है वो है H1 this and we get n factorial psi Hartree a h1 a psi Hartree like this ठीक है ये a वही ऑपरेटर है क्योंकि n स्क्वायर रूट इससे आएगा तो वो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो फैक्टोरियल आ जाएगी अब चूंकि a और ये कम्यूट करते हैं तो इनको इंटरचेंज कर लेते हैं ये a इधर लिख लेते हैं a इधर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a सो आई गेट n factorial psi Hartree h1 a psi h a स्क्वायर इज इक्वल टू a अब a की हम डेफिनेशन पुट कर देते हैं a की डेफिनेशन पुट करेंगे तो 1/n फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव sum over all permutations with -1 raised to power p, which means that if permutation is odd, we get minus sign. If even, we don't get minus sign. Sorry. Psi Hartree H1 P अगेन ये P जो है इस पे हमने सारी परमुटेशन अप्लाई करनी है तो हम देखते हैं कि स्वाय पहली परमुटेशन के
विच एक्चुअली इज इक्विवेलेंट टू नो परमुटेशन एट ऑल। जब ये पहली टर्म है इसमें इस सम के अंदर वो इटसेल्फ है, तो उस वक्त तो ये ठीक है, यहाँ पे 5h आ जाएगा, 5h एंड वी आर ओके। बट एज सुन एज वी हैव लेट्स से अ परमुटेशन जिसमें दिस बिकम्स लेट, ये जो है ये है u1 q1 u2 q2, और अगर ये कर देते हैं u1 q2 u2 q1 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए ये जो एज है ये क्या है, दिस इज सम ओवर ऑल टर्म्स लाइक दिस। अब देखिए जब इस सम के अंदर जो पहली टर्म है डेल वन जेड ओवर आर वन, वो क्या करेगी, वो फिर इस पे ऑपरेट होगी अब ना, क्योंकि इसके अंदर है आर वन आर टू, वो इसको कुछ नहीं कहेगी। और फिर इसका इनर प्रोडक्ट होगा इसके साथ, तो आंसर 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसके अंदर जो दूसरी टर्म है डेल टू जेड ओवर आर टू, वो इस पे ऑपरेट होगी, इसको कुछ नहीं इसको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन फिर इसका इनर प्रोडक्ट होगा इसके साथ, आंसर 0 आ जाएगा। और इसके अंदर जो बाकी आगे वाले टर्म है वो वैसे ही R2 R3 और R4 और सब वो इससे आगे वालों पे ऑपरेट करें, इनको कुछ नहीं कह रहे, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इनके साथ 0 आ जाएगा। सो इस पूरे सम के अंदर स्वाय जो पहली टर्म है उसके बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी उनका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली psi hard 3 h1 psi hard 3 equal to this. So actually what you see, we started with the total anti-symmetrized wave function, और हमने देखा ये है कि at the end it's actually equal to even if we have just started with the Hartree wave function। जी तो पहले आप देखिए साई हार्ट्री क्या है। साई हार्ट्री है लाइक दिस, और जो एंटीसिमेट्रिक साई है वो क्या है, वो है 1/n स्क्वायर रूट। मैं एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ, पहली टर्म उसमें यही है, फिर दूसरी टर्म उसमें लेट्स से इनको इंटरचेंज कर देते हैं, विद माइनस साइन आ जाएगा। फिर दूसरी टर्म लेट्स से इनको इनको इंटरचेंज कर दें, u2 को q2 ही रहने दें, ये 3 बन जाएगा, एंड इस तरह इसके अंदर n फैक्टोरियल टर्म है। अब ये जो हमने लिखा हुआ सम, ये क्या है, इसमें लेफ्ट साइड पे ये फंक्शन है और राइट साइड पे ये फंक्शन है विद दिस सम एज वेल। सो एसेंशियली राइट साइड पे ये पूरा साई है, और दरमियान में ये जो हैमिल्टोनियन की टर्म है ये सैंडविच है। ओके, अब होना ये है कि इस हैमिल्टोनियन ने इसकी जितनी टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म्स इस पे भी अप्लाई होंगी, इस पे भी होंगी, इस पे भी होंगी, सारी टर्म्स पे होंगी, और फिर इन तमाम टर्म्स का बारी बारी इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म। इस सम के अंदर जो पहली टर्म है वो I1 के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये टर्म ऑपरेट कर रही है इसके अंदर सिर्फ उन वेव फंक्शंस पर जो Q1 के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इस पे करेगी, इस पे करेगी, इस पे करेगी, एंड सो ऑन। अब देखें जब वो पहली टर्म इस पे करेगी तो ठीक है, U1 पे करेगी, कुछ बनेगा, ये आइगन फंक्शन इसका हो या ना हो, अभी हमने ये नहीं कहा कि ये इसका आइगन फंक्शन है, इट डजंट मैटर, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी चूंकि ये U2 Q है, इसके अंदर U2 Q है, ये चूंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है कि ये R2 नॉर्मल है, तो U2 इंटू U2 1 हो जाएगा, U3 इंटू U3 1 एंड सो ऑन। सो ये टर्म लेफ्ट पे रह जाएगी, ये राइट पे रह जाएगी, दरमियान में वो आ गई हैमिल्टोनियन टर्म। और जब वो टर्म वही पहली टर्म इस पे अप्लाई होगी तो वो किस पे होगी, वो इस पे होगी, इस पे नहीं होगी, क्योंकि ये Q2 का फंक्शन है। तो लेकिन फिर जब इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट होगा तो देखें इसका और इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा।
क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि सारे ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन है, तो ये U2 है, ये U1 है, ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है। इस तरह जब इस पे वो पहली टर्म अप्लाई होगी तो इस पे होगी, इन दो पे नहीं होगी। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ वो जीरो हो जाएगी। तो सारी टर्म्स जो है उन पे जब पहली टर्म अप्लाई हो के जो भी बचेगा ना, वो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये पूरे सम में से सिर्फ जो पहली टर्म है वही कुछ ना कुछ इसके साथ दे रही है। इसी तरह जो इसकी दूसरी टर्म है जो कि डेल टू जेड ओवर आर टू वाली है, वो भी इस पे अप्लाई होगी, फिर इस पे होगी, इस पे होगी, तो ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव कर देगा। लेकिन जब इस पे होगी ना, तो इसके और इसकी वजह से ये डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है। ओके। तो इसी तरह इस सम के अंदर स्वाइप पहली टर्म के बाकी सारी टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता जाएगा। तो एट द एंड वी ओनली हैव ऑल द टर्म्स फ्रॉम द हैमिल्टोनियन, बट ओनली द फर्स्ट टर्म फ्रॉम हियर। और इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो असल में वो इटसेल्फ ही होती है। सो दैट्स द हार्टली वेव फंक्शन। तो इसका असल में मतलब ये है कि हम जो फुली एंटी सिमेट्रिक साई को लेकर चले थे, उसका इसके साथ जो उसको सैंडविच किया है, तो एक्चुअली इट्स द सेम एज इफ वी हैड जस्ट वर्कड विद दिस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फ्रैक्शन टर्म आई नहीं है। एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट हार्टली जब आई थिंक 1926 में जब इसको पहली दफा फॉर्मूला, उसने बस यही लिया था, बिकॉज उस वक्त एंटी सिमेट्राइजेशन का भी पता नहीं था। जी। अब P is a permutation operator for all possible permutations। ठीक है, ये थोड़ी सी ऑब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है। असल में इसका मतलब ये है कि आप इस पे ऑपरेट करें और इसके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बना लें। आप नहीं, जितने मर्जी करें, दो दो करें, चार चार करें, पांच पांच करें, बीस बीस करें, लेकिन जितने पॉसिबल कर सकते हैं कर लें। ठीक है। और अगर वो ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करते हैं तो माइनस साइन लगाएं, अगर इवन नंबर ऑफ चेंजेस करते हैं तो प्लस साइन लगाएं। और असल में ये वही टर्म है जो वो उधर से बनती है, उसको खोलने से बनती है, अ, वो डिटर्मिनेंट को। ठीक है। क्योंकि वो देखें हर एक टर्म इंडिविजुअल लिखी हुई है, तो जब वो पूरा प्रोडक्ट लेंगे तो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसमें आ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा इस तरह सोचने में मसला आता है ना, तो आप इस फंक्शन ये जो पी और इसको ना इस तरह ना आप इसको ये सम की फॉर्म में जहन में बिठा लें, इफ यू फील इट, जिसपे सारी पॉसिबल इंटरचेंजेस हमने की हुई है। ऑलराइट, सो दिस इज दिस, एंड लेट मी नो पुट दिस वन। सो ये जो सम है, let's say I goes from 1 to n, okay, let's use the symbol lambda. So this is psi h minus del lambda square over 2 minus z over r lambda। ये आ गया। ठीक है जी। किस माइनस आएगा? नहीं, p इज इक्वल टू जीरो करेंगे, जो पहली टर्म है वो नो परमुटेशन है, नो परमुटेशन इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। ओके, सो हैमिल्टन को मैंने यू रख दिया। अब देखें, ये जो साई हार्टरी है वो मैंने वहां पे लिखा हुआ है। तो जब आर लेमडा होगा तो ये सिर्फ जो यू लेमडा है ना उसी पे अप्लाई होगा। बाकी जो यू हैं वो सारे इनर प्रोडक्ट से उनका वन हो जाएगा, एंड वी आर एसेंशियली लेफ्ट विद दिस यू लेमडा लाइक दिस। नहीं, डायगोनल टर्म नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर ये सारे फंक्शन है, u1 u2 u3 ऑल द वे टू
तो लेकिन हर और हर जो पूरा ये है ना वेव फंक्शन, ये लेफ्ट पे है और यही राइट पे है। तो जब जो पहली टर्म है जिसमें ये डेल वन और वन है, तो सिर्फ इसी ये लेफ्ट पे और वो राइट पे सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि यू टू के साथ होगा तो डॉट प्रोडक्ट वन आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह जब R2 वाला अप्लाई कर रहे होंगे तो ये U2 लेफ्ट पे और U2 राइट पे, बाकी सारे वन हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा। विच मीन्स के एंड लेट्स कॉल दिस समथिंग आई लैम्डा। और बाय द वे ये मैटर नहीं करता कि इसको क्यू लैम्डा लिखें, क्यू लैम्डा या आर लैम्डा लिखें, इसको आप क्योंकि इस पे इंटीग्रेशन हो जानी है ये इसकी वजह से। तो दिस इज एसेंशियली वी कैन इवन ओमिट दिस थिंग। सो दिस इज नथिंग बट सम ओवर लैम्डा फ्रॉम 1 to n u lambda q minus del square over 2 minus z over r uh, u lambda q, and let's call each of this integral some I lambda, where lambda goes from 1 to n. तो ये कुछ bunch of integrals हैं जो हमने यहाँ पे कर ली, which by the way depend on these function u lambdas. तो अगर आप इसको और explicitly लिखना चाहते हैं तो we can write it. जी जी, I lambda जो है it's just this dq, ये आ गया हमारा I lambda। ओके जी, परफेक्ट। अब हम जो है वो जो दूसरी टर्म है उसको देख लेते हैं। और अगेन इसको n फैक्टोरियल साई हार्टली और एक a यहाँ पे है जो कि इसका कम्यूट करते हैं, इसको भी दे ले, एक a इधर है तो a और a स्क्वायर हुआ, तो a स्क्वायर को a से रिप्लेस कर दिया, सो वी गेट दिस। और a की वैल्यू पुट कर दे 1 ओवर n फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया। और इस दफा मैं थोड़ा उधर लिखता हूँ, जरा आप लोगों को शायद इमेजिन करने में आसानी रहेगी। H2 सम ओवर ऑल परमुटेशन लाइक दिस। तो ये आ गया। अब जो है अलबत्ता जो परमुटेशन है उसका इफेक्ट हमें नजर आएगा। इसको पिक्चर करना आसान है लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली वर्कआउट करना नॉन ट्रिवियल है। तो बल्कि लेट मी राइट इट आउट। सो H2 जो है इट्स सम ओवर I एंड J, वेयर I इज लेस देन J या J लेस देन I कर ले, एक ही बात है। एंड दिस P इधर कर लेते हैं पहले, psi 8 1 ओवर Rij P psi 8, ये आ गया। मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। सो दिस इज एक्चुअली I लेस देन J। दो सम मैंने एक I है goes from 1 to n and then J goes from I plus 1 to n। ठीक है, वो वहां लिखा। So this is actually
one term here and another term here. Eij over Rij psi with a minus sign. Let me show you why. ये जो पहली टर्म है ये तो आप एग्जैक्टली जिस हमने पहले डिस्कस किया उसी तरह से समझ सकते हैं कि व्हेन देयर इज नो परमुटेशन, ठीक है, जो पहली टर्म इसमें आएगी वो साई एच है। तो चूंकि ये 1/r(i)j है एंड दे आर डूइंग समथिंग टू आई एंड जे टर्म एंड नॉट टू एनीथिंग एल्स, और जो नॉट एनीथिंग एल्स है वो इधर और इधर दोनों तरफ सेम है, और जो r(i)j वाली टर्म है वो यहाँ पे सरवाइव करेगी। सो ये भी पहली टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। अब लेकिन इसमें पहले टर्म के अलावा कुछ और भी आएगा, और वो बाकी टर्म्स हैं जिनमें आप आई जे को जो स्विच करते हैं वो वही है जो उस वक्त 1/r(i)j है, ठीक है। और ये क्योंकि इधर हमने लिखा हुआ, लेट्स गेट बैक हियर। अब देखें, एक तरफ ये है साई एच और दूसरी तरफ ये साई है। तो पहला तो इस टर्म और इस टर्म के दरमियान में जो 1/r(i)j आया है वो टर्म सर्वाइव करेंगी। अब जरा इधर देखते हैं, इसमें हमने Q1 और Q2 को स्विच किया हुआ है। अब वो जो सम ओवर r(i)j वाला सम है उसमें जो 1/r(1)(2) वाली टर्म है उसकी वजह से इसको भी कुछ होगा और इसको भी कुछ होगा। सो इन जनरल दिस प्रोडक्ट विद दिस विल नॉट बी जीरो नाउ, क्योंकि अभी डायरेक्टली u1 q2 और u2 q2 का इंटेग्रल नहीं हो रहा, दरमियान में ये 1/r(1)(2) है। सो इन वी कैनॉट से दैट दिस इज जीरो। इसी तरह u2 q1 और u1 q1 इनके दरमियान में 1/r(1)(2) है। सो दिस टर्म विल सर्वाइव। अलबत्ता इसके अलावा बाकी सारी में से कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे इसको देखें, जो इधर भी 1/r(1)(2) है, तो ये जो u2 q2 है और ये तो नहीं होगा, और इसी तरह ये जो u3 q1 है ये, और जो ये u1 q1 है इनको भी जो है वो ये ऑर्थोगोनैलिटी अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज देयर इज एन r1 2 r1 इसके अंदर है जो कि इधर r1 है। अलबत्ता ये जो u1 q3 है ये और ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, तो बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। अलबत्ता अब इसके अलावा एक ही एडिशनल टर्म बचती है। इसी तरह जो वो हैमिल्टन के अंदर से 1/r(1)(3) वाली टर्म आ रही है उसकी वजह से इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो हो जाएगा, अलबत्ता इसके साथ जीरो हो जाएगा। और चूंकि ये सिंगल परमुटेशन को करस्पॉन्ड कर रही है, सिर्फ ये 1 2 2 हो रही है, तो माइनस साइन भी होगा। सो दैट्स व्हाई वी नाउ हैव एन एडिशनल टर्म विद माइनस साइन एंड अ pij on this Hartree state, ठीक है। All right, so if this is this, then एक तो ये देखें कि इसी तरह ये जो हार्ट्री स्टेट है इसके अंदर स्वाय यू आई और यू जे के बाकी सारी टर्म्स का इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑर्थो नॉर्मल है। दे विल नॉर्मलाइज आउट यू आई क्यू आई यू जे क्यू जे, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर जो जितनी भी टर्म जितने भी यूज जिसमें r(i)j वाला वो वाला पार्ट नहीं है उनको अंदर उसके साथ इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। आगे जो है इसके अंदर जो सेकंड टर्म है ये डबल सम है, आई के ऊपर भी है जे के ऊपर भी है। अब इसके अंदर ये वाली टर्म बचेंगी, लेट्स से इधर यू आई क्यू आई है, यू जे क्यू जे है, 1/r(i)j और p(i)j को अप्लाई कर देते हैं, तो यू आई क्यू जे क्यू आई ये टर्म रहेगी। These are what we have been calling Coulomb integrals so far, and these are exchange integrals.
और जो हॉर्टी फॉक की जो फॉक और स्लेटर की कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली ये टर्म थी। जब हॉर्टी ने वर्कआउट किया था, ही स्टिल हैव ओनली दिस टर्म। So let's give them names. That this psi H2, psi is sum over I, sum over j, such that I is less than j. I have one term ij. मैं सिंबल्स में थोड़ी सी कंफ्यूज कर रहा हूँ, कभी हमने लैम्डा म्यू इस्तेमाल करें, कभी आईजे। आई एक्चुअली लाइक आईजे बेटर, लेकिन जो जनरल कन्वेंशन है व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट स्पिन एज वेल, दे यूज लैम्डा म्यू। When they are only talking about the spatial coordinates, they use ij. But I hope that you can understand what it means. So ये हमारा जो पहला हो गया, where jij or is this integral and kij is this integral. ये कर रहे हैं, ये q जब लिखा होता है तो स्पिन, मतलब है स्पिन इज देयर। तो जो यूज है ये सारे स्पिन ऑर्बिटल्स, ठीक है। And by the way, if you take your sum over all i's and over all j's, then I can put a half, क्योंकि टर्म डबल हो जाती है, ठीक है। हाँ तो ये मुझे बाद में असल में ये फुल सम की जरूरत पड़ेगी। दिस इज जस्ट ट्वाइस ऑफ दिस सम। ओके, अगर आप थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं तो जो हम ई कंप्यूट करें उसमें जो आई टर्म थी वो थी न्यूक्लियर अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी टर्म। और जो ये जे टर्म्स हैं, these are electronic repulsion terms and they are positive, they are actually decreasing the energy। और ये जो exchange terms हैं, they are due to the Pauli exclusion principle, या जो anticipatory requirement है wave function की, उसकी वजह से। Okay, so let's leave out the variation principle implementation for the next class, क्योंकि हम फिर वो जो डेल्टा ई वाली है उसको इम्प्लीमेंट करके वो इक्वेशन, and we will find the equations for the wave functions and energies. नहीं, ये उससे ये है इस बुक से, ये फिजिक्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये मैं अपलोड कर दूंगा इसकी पीडीएफ, ये ब्रैंस्टन और जोएचिन की है। एक चैप्टर हम इससे करेंगे क्योंकि उसमें उसने ना असल में हॉर्टी फॉक नहीं डिस्कस किया, उसने सिर्फ हॉर्टी थ्योरी डिस्कस किया, इस वजह से ये टर्म जो है ना वो मिसिंग है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। Any questions? वो उनमें से सिर्फ वो परमुटेशंस हैं जो दो को इंटरचेंज कर रही हैं। जो पी है वो बहुत सारी तरह की परमुटेशन है, उसमें ये पी एम एन टाइप्स भी हैं, पी एम एन पी क्यू टाइप्स भी हैं, एंड सो ऑन। सो ऑल पॉसिबल परमुटेशंस आर देयर। तो उसमें से सिर्फ जो ये दो को इंटरचेंज करने वाली परमुटेशन है, ये इसमें इसका रोल आ जाएगा। जी जी हाँ, या इसको आप जो है वो यूं भी ले सकते हैं। लेट्स से यू हैव 1 2 3 ऑल द वे टू एन इलेक्ट्रॉन, then first set of permutation is up, you change 1 and 2, then 1 and 3, then 1 and 4। ये कितनी हो जाएंगी टोटल? ये हो जाएंगी n permutations, ठीक है। and then uh, you take 2 and change 2 and 3, this and this and this and so on। so this way you can think about these permutations like this।
और ये जो पी आई जे है ये वो परमुटेशंस हैं जो साथ साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स की हैं। साथ साथ वाला कहना जरा मुश्किल है, बेसिकली विच करस्पॉन्ड्स टू दिस वन, कि उस वक्त जो आर आई जे वाली टर्म। साई एच जो है, ये उन सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का बन जाता है कॉम्बिनेशन। क्योंकि हम जो पहला लिखते हैं, लेट्स से ये जो साई एच लिखा है, इसका आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 U1 में है, इलेक्ट्रॉन 2 U2 में है, इलेक्ट्रॉन 3 U3 में है, एंड सो ऑन। लेकिन ये टर्म इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 2 U1 में है और इलेक्ट्रॉन 1 जो है वो U2 में है। तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 3 जो है वो U1 में हो, एंड सो ऑन। सो जो एंटीसिमेट्रिक साई है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन। सो इसलिए ये एंटीसिमेट्रिक है। हाँ जी जी जी, ये एंटीसिमेट्रिक का मतलब है।